रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में आपके साथ ममता तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश दौरे पर सीएम धामी। 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के कई कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। सीएम धामी नैनीताल और खटीमा जाएंगे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी सियासत हुई शुरू। 11 से 30 नवंबर तक होंगे केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में धुआंधार दौरे। 15 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे जेपी नड्डा। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 21 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 8 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 150 तक पहुंची। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात चुनाव की कर लेते हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हुई है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया आगाज। घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसका आगाज किया है और घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं और ऐसे में चुनावी हलचल तेज है। जिम्मेदारी इस वक्त बीजेपी के सामने अधिक है, क्योंकि बीजेपी का आगाज किया और कहा है कि घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। तो चुनावी फिजाएं इस वक्त पूरी तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, उसके साथ ही उत्तराखंड में भी चुनाव है। धीरेन्द्र प्रताप इस वक्त ब्यूरो चीफ देहरादून से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, 2022 में विधानसभा चुनाव है और एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि दोबारा से एक बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं। ऐसे में सत्ता में पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ नए अभियानों की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल ममता, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो चुनावी हलचल है वो अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है और बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से सबसे आगे रहने वाली पार्टी मानी जाती है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी वास्तव में अभी चुनाव प्रचार के लिहाज से, चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने के लिहाज से काफी आगे दिखाई दे रही है। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दौरे उत्तराखंड में अब तक हो चुके हैं। जबकि और पार्टियों में आम आदमी पार्टी को छोड़ दे तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। तो अब जो चुनाव की रणनीति के लिहाज से देखें तो अभी 2 दिन पहले ही उनकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, राष्ट्रीय कार्य परिषद दिल्ली में सभा करना, तो उसमें चुनावी रणनीतियां बनाई गई थी और उसके तहत आज से इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें डोर टू डोर कॉलिंग यानी घर घर जाके प्रचार करने का जो तरीका है वो बीजेपी अपना रही है। इससे पहले ही बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख की जो रणनीति थी वह भी वो बना चुकी है और कितने लोगों को कैसे किस माध्यम से जोड़ा जाएगा यह जो है बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो तय कर चुके हैं ममता। और उसी के तहत अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजेगी और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं धरातल पे उतारी गई है, उन सब के बारे में विस्तार से जनता को बताया जाएगा और एक बार फिर से जनादेश का अनुरोध किया जाएगा। इसके पहले उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, आपने देखा होगा, देश भर में निकाला था। उत्तराखंड में भी उस यात्रा को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में कई जगह से वो निकाली गई थी, कुमाऊं और गढ़वाल में, और उनका भी स्वागत देखने को मिला था मनता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है और बहुत ही ठोस रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुकी है। बिल्कुल, घर घर जाकर इस बार अभियान चलाया जाएगा। मदन कौशिक की तरफ से घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, ये भी एक रणनीति है। कब से इसकी शुरुआत की जाएगी बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल ममता, इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है और आज से उनके जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के रणनीति के तहत जाएंगे।
कब कहाँ कौन उनके साथ होगा, उनको कौन लीड करेगा, इसकी भी योजना पार्टी ने बनाई है कि किसको मंडल अध्यक्ष लीड करेगा, किसको उसके ऊपर का जिलाध्यक्ष करेगा या उसके ऊपर का कोई प्रदेश पदाधिकारी। वो सारी उन्होंने योजना बनाई है, उसके तहत ही जा करके घर घर ये प्रचार अभियान इनका होगा, महासंपर्क अभियान के नाम से। बिल्कुल धीरेन्द्र, अगर बात करें बीजेपी की रणनीतियों की, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या अलग रणनीति के साथ उत्तराखंड में चुनावी मैदान पर बीजेपी है? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं विकास के मुद्दों पर विपक्ष लगातार बीजेपी को कोसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ममता, देखिए बीजेपी चूंकि 5 साल सत्ता में यहाँ भी रही उत्तराखंड में और केंद्र में वो लगभग 7 सालों से सत्ता में है, दूसरा टर्म है, तो इस तरह से देखे जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है सरकार के खिलाफ प्रायः, उसका डर तो जरूर बीजेपी को है और इसीलिए उसके चुनावी अभियानों में, चुनावी रणनीतियों में इसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। और इस बीच कोरोना का भी सामना देश और प्रदेश को करना पड़ा, उसमें भी सरकारों की कुछ कमियां उजागर हुई। ये सारी कमियां न दिखाई दे जनता को ये समझाया जाए कि किस तरह से बीजेपी ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के लिए काम किया, कौन कौन सी योजनाएं लेके आई, किस तरह से रणनीतियां तैयार है। चुनावी माहौल इस वक्त उत्तराखंड में लगातार हावी है। तमाम जानकारी देने के लिए धीरेन्द्र आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इस साल उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और पर्यावरणविद कल्याण सिंह, डॉक्टर रोगी एरन, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उत्तराखंड की 2 हस्तियों डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें दे सकते हैं। सीएम धामी नैनीताल और खटीमा भी जाएंगे। आज छठ पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। तो आज नैनीताल और खटीमा का दौरा सीएम का रहने वाला है और छठ पूजा कार्यक्रम में भी आज शामिल होंगे सीएम की तरफ से पहले ही आज अवकाश घोषित कर दिया गया था छठ पूजा को लेकर। ऐसे में आज छठ पूजा जहां पर बनाई जाएगी वहां पर सीएम पहुंचने वाले हैं। तो पूरी तरीके से 10 और 11 नवंबर को सीएम के अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसमें आज नैनीताल और खटीमा ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर, ये 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं। खटीमा उनकी खुद की विधानसभा सीट है और ऐसे में विशाखा चौधरी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाखा, खटीमा और नैनीताल 2 विधानसभा सीटों पर आज सीएम का दौरा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल ममता, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनावी रणनीति के तहत सभी जिलों में जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री के और केंद्रीय नेताओं के लगातार जारी हैं और उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री का नैनीताल और उनकी जो गृह विधानसभा है खटीमा उसमें दौरा है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। वहां पर छठ पूजा के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे और देशवासियों के तहत जो उनको बधाई दी गई है छठ पूजा की। और इस तरह से मुख्यमंत्री के तमाम दौरे हैं, क्योंकि आज से जो बीजेपी का महासंपर्क अभियान है वो भी शुरू हो रहा है। कल बीजेपी की जो बैठक हुई तमाम जो महामंत्री थे जिले के उनके साथ, उसमें निर्णय लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के भी लगातार तमाम जो जिले हैं उनमें दौरे जारी हैं और आज मुख्यमंत्री का नैनीताल और खटीमा में दौरा है, जहां पर उनके द्वारा जो जनसभा है उनको भी संबोधित किया जाएगा, जनता तक पहुंचा जाएगा और महासंपर्क अभियान की जो शुरुआत है वो इस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं के द्वारा उनके द्वारा की जाएगी। कल भी सीएम के दौरे बताए जा रहे हैं, खासतौर पर 10 और 11 2 दिन के लिए सीएम ने अपना शेड्यूल पूरी तरीके से रखा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ममता, जिस तरह से आगामी क्योंकि 15 नवंबर को जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है, उसके बाद लगातार केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं वो उत्तराखंड में होने हैं, तो जिसके चलते मुख्यमंत्री स्वयं फिलहाल तमाम जिलों के दौरे पर हैं और केंद्रीय नेताओं से ठीक पहले जो चुनावी रणनीति है उसके तहत कार्य कर रहे हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहां तक जो केंद्रीय नेताओं की जो चुनावी रणनीति है उसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जो आगामी कुछ दिन है वो उनमें लगातार मुख्यमंत्री तमाम जो कुमाऊं के, गढ़वाल के सभी जिले हैं उसमें दौरे करने वाले हैं।
बिल्कुल, चलिए विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। तो लगातार सीएम के 2 अलग अलग दौरे आज प्रस्तावित हैं और ऐसे में आज छठ पर्व भी सीएम की तरफ से मनाया जाएगा। और एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, दरअसल उत्तराखंड में चुनावी सियासत उस वक्त गरमाई हुई है। 11 से 30 नवंबर तक होंगे केंद्रीय नेताओं के धुआंधार दौरे। 15 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे जेपी नड्डा। तो आपको बता दें, कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं, जिनकी पार्टी घोषणा कर देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। देर शाम तक बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय किए गए। तो केंद्रीय टीम अब बीजेपी की उत्तराखंड में लगातार दौरे करने जा रही है और सबसे पहले अगर बात करें तो 15 को जेपी नड्डा का दौरा है, जिसमें वो अल्मोड़ा और रुद्रपुर 2 जगह उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, उनकी जनसभाएं रहने वाली हैं। और 15 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे जेपी नड्डा, ये जानकारी सामने आ चुकी है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी तमाम कार्यक्रम हो सकते हैं, ऐसी भी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है चुनाव को, क्योंकि कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद रैलियां और जनसभाएं नहीं हो सकती हैं। ऐसे में शुरुआत हो चुकी है, यहां तक कि डोर टू डोर कैंपेनिंग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अब केंद्रीय टीम बीजेपी की उत्तराखंड में पहुंच रही है और 15 नवंबर को जैसे कि अमित शाह का माफ कीजिए जेपी नड्डा का दौरा रहने वाला है और उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो उत्तराखंड में चुनावी सियासत साफ तौर पर देखने को मिल रही है और बीजेपी पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से इसके लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है और अपने आप को मजबूत करने की तमाम कोशिश की जा रही है। और केंद्रीय टीम खासकर इस वक्त उत्तराखंड में पहुंच रही है और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपने आप को पकड़ मजबूत कराने के लिए केंद्रीय टीम का दौरा इस वक्त उत्तराखंड में लगाया गया है। तो वहीं एक और जानकारी आपको दे दें, दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा है कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 साल में गैरसैंण में अवस्थापना, विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे। गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चिताने का काम करेगी। तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग बरसों से चल रही है और अब तक गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया गया है। ऐसे में अस्थायी राजधानी हालांकि उसे बनाया गया, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐलान किया है कि सत्ता में आने के 2.5 से 3 साल में गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा और वहां पर अब फिर कार्यक्रम सारे किए जाएंगे। हालांकि अभी आपको बता दें कि गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर चुनावी माहौल में उठ चुका है। हर साल की तरह इस साल भी गैरसैंण को लेकर विपक्ष हमलावर है। गैरसैंण शिफ्ट कर देंगे राजधानी 3 साल में सत्ता में आने के बाद, ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। हालांकि इस वक्त देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, लेकिन मांग की जा रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए और ये अभी से नहीं, लंबे समय से मांग है और हर चुनाव में ये मुद्दा उठाया जाता है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा विपक्ष ने उठा दिया है और हरीश रावत कह रहे हैं कि 2.5 से 3 साल के अंदर में अगर सत्ता में आते हैं तो गैरसैंण राजधानी होगी। बिल्कुल ममता, मैं बता दूं उत्तराखंड के लिए गैरसैंण एक बेहद भावनात्मक मुद्दा है और इस पे जम करके राजनीति भी हुई है। आज से नहीं, जब से राज्य निर्माण के लिए आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन चला और राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद से तमाम जो पार्टियां हैं वो सत्ता में इसी वादे के साथ आती रही कि वो जब सत्ता में आएंगी तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के तौर पे विकसित करेंगी, बनाएंगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने समान दूरी तय की है इस मुद्दे पे। कांग्रेस ने वहां पे विधानसभा बजट सत्र का आयोजन किया और धीरे धीरे फिर जब बीजेपी आई, उनके जो
मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने बाद में गैरसैंण को कमिश्नरी भी बनाया और ये कहा कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। लेकिन वो मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। सिंबॉलिक रूप से अभी भी वहां पे एक विधानसभा का पूरा अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, विधानसभा भवन बना है, वहां पे कुछ सत्रों का आयोजन भी होता है। लेकिन जब बात आती है स्थायी तौर पे गैरसैंण को राजधानी बनाने की, तो कोई सियासी दल हिम्मत नहीं कर पाता कि उसको एक स्थायी राजधानी के तौर पे घोषित कर दे। अब चूंकि बीजेपी ने उस कमिश्नरी का जब दर्जा दिया था, वो मामला अधर में लटका रह गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी बना करके त्रिवेंद्र रावत जा चुके हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि बीजेपी इस पे पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा हासिल कर सकती है। इसलिए अब राजनीति के प्रमुख मुद्दों में कांग्रेस ने इसे शामिल करते हुए ममता ये घोषणा की है कि उनकी सरकार बनेगी तो गैरसैंण राजधानी बनेगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि बीजेपी इसका क्या काट या तोड़ निकालती है और क्या वाकई कांग्रेस सत्ता में आने पे गैरसैंण पे कुछ करेगी। यह कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा ममता, लेकिन उनका दावा है और इस तरह से उन्होंने एक नया राजनीतिक मुद्दा भी उठा दिया है बीजेपी के सामने, जिसका जवाब बीजेपी को चुनाव में देना पड़ेगा। लेकिन धीरेन्द्र, अक्सर देखा जाता है जब भी चुनावी माहौल होता है तो गैरसैंण का मुद्दा उठाया जाता है, चाहे फिर वो कांग्रेस की सत्ता हो या फिर बीजेपी की सत्ता हो। बिल्कुल, गैरसैंण मैंने ममता पहले ही कहा कि यह एक राज्य के लिए भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जब राज्य के लिए अलग राज्य निर्माण के लिए आंदोलन शुरू हुआ, हमारे तमाम आंदोलनकारी शहीद हुए, तो उनका यही कहना था कि जब हमारा राज्य बनेगा तो उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाएगी। क्योंकि आपको पता होगा भौगोलिक दृष्टि से जो गैरसैंण है वह कुमाऊं और गढ़वाल के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यानी बिल्कुल मध्य में स्थित है, और इस लिहाज से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों के रीजनों के लोगों के लिए वो बड़ी रीजनेबल होगी, उनके रीच में होगी, आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। इस दृष्टि को देखते हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक इसको भावना से जोड़ा गया था। पहाड़ी राज्य होगा तो पहाड़ उसकी राजधानी होगी, इस भावना के तहत गैरसैंण वहां पे राजधानी बनाई जाएगी, ऐसा आंदोलनकारियों ने घोषणा की थी उस समय। और बाद में सरकारें आई तो उन्होंने भी ऐसी ही कुछ घोषणाएं की, लेकिन उस पर सरकारें आगे बहुत नहीं बढ़ पाई, कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए सरकार कांग्रेस को लगता है कि इस बार ये मुद्दा कितना हावी रहता है। धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कांग्रेस के केदारनाथ में कर्नल कोठियाल के द्वारा विषम परिस्थितियों में किए पुनर्निर्माण पर सवाल उठाने पर कर्नल कोठियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है, केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां श्रेय लेना चाह रही है, जबकि हकीकत यह है कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर और -35 डिग्री तापमान पर तक वो भी विषम परिस्थितियों में 3 साल ग्राउंड जीरो में हमने और हमारी टीम ने काम किया। बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला जो हमने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण में हमने सीखा कैसे विपरीत परिस्थितियों में युवा शक्ति, पूर्व फौजी, महिला शक्ति ने मिलकर असंभव को संभव बनाया, जिसे राज्य सरकार की निर्माण एजेंसियां नकार चुकी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही उत्तराखंड की जनता की महिला शक्ति, युवा शक्ति और पूर्व फौजियों की ताकत से हम सब मिलकर उत्तराखंड नव निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि काम करने वाली पार्टी है हम, जबकि बाकी पार्टियां स्टेटमेंट देती हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया, केदारनाथ में करके दिखाया, अब जनता के साथ मिलकर उत्तराखंड नव निर्माण करेंगे। और चलिए अब बात कोरोना की कर लेते हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है। लगातार 24 घंटे में आए 21 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 8 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 150 तक पहुंची है। तो फिलहाल लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है और ये एक अच्छी खबर है उत्तराखंड वासियों के लिए। आए दिन कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। 24 घंटे में बस 21 नए संक्रमित मामले मिले हैं और अब तक एक की भी जान नहीं गई है और 8 मरीज ठीक हो रहे हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या भी कम हो रही है और 150 तक पहुंची है। लेकिन बीते 24 घंटे में एक बार रफ्तार जरूर बढ़ी है, क्योंकि बीते अगर कुछ दिनों की बात करें तो इससे भी कम कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। हालांकि इस वक्त त्योहारी सीजन की वजह से और लगातार पर्यटकों के आवागमन की वजह से भी कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन कोरोना कंट्रोल में है उत्तराखंड में और वैक्सीनेशन का स्तर भी इस वक्त पूरी तरीके से चरम पर है। कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं।
उधम सिंह नगर के खटीमा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा के प्रभारी एस कलेर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और एस कलेर ने बताया कि इन शहीदों की वजह से हमें उत्तराखंड मिला है, हम इनको शत शत नमन करते हैं। वहीं एस कलेर ने खटीमा को उत्तराखंड की जननी बताते हुए शहीदों को नमन किया। नागरिकों को बधाई देता हूं और ये ऐसा मौका है जिस दिन में आपने खटीमा से शहीदों ने अपने प्राण दे के उत्तराखंड को स्थापना दिवस पे यहाँ उत्तराखंड बनवाया और मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन शहीदों के चरणों में फूल भेंट करता हूँ। और मैं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस की जो दोनों सरकारें हैं, 21 साल ने इन्होंने जो आज तक करा है उसका साफ भी मांगता हूँ जनता को आके 21 सालों के ये कामकाज का अपना सवाल जो भी हिसाब किताब दें, ताकि के जनता को पता लगे कि जो शहीदों ने अपने प्राण दे के उत्तराखंड बनाया उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर अच्छे काम हुए हों। नहीं है तो जनता इनको 2022 की इलेक्शन में इनको जवाब दें। तो वहीं उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 21 साल पूरे होने के बावजूद देवभूमि की बदहाल हालत को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज काशीपुर स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से 21 सवालों के जवाब मांगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमन बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार से राज्य स्थापना के 21 वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद देवभूमि की जनता से जुड़ी समस्याओं से संबंधित 21 बिंदुओं पर जवाब मांगा। आज सरकार से 21 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है और 21 सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। इन 21 सालों में सरकार जो वादे करे यहाँ की जनता से वो पूरे नहीं कर पाई। जो नीतियां बननी चाहिए थी एक नए राज्य के लिए वो नीतियां नहीं बन पाई। उनका हिसाब आज हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मांगा जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही कहा कि खटीमा उत्तराखंड की जननी और इन शहीदों की वजह से हमें उत्तराखंड मिला है। जो तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी इन शहीदों को शत शत नमन करती है। इस अवसर पर हम सारे कांग्रेस दल इकट्ठे होकर खटीमा के शहीद स्मारक में हमारे उत्तराखंड के शहीदों को पुष्प अर्पित करने आए हुए हैं और साथ ही हमारे शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड के निर्माण में इन 21 वर्षों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही प्रमुख भूमिका निभाई है। चाहे वो शहीदों के उत्तराखंड आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की बात हो, चाहे जो शहीद हुए उनके परिवार को आर्थिक सहायता की बात हो, चाहे जो घायल हुए उनको जो है इलाज के लिए सहायता की बात हो, चाहे जो लोग जेलों में रहे 7 दिन से ज़्यादा उनको नौकरी की बात हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड आंदोलनकारियों के पेंशन की बात हो, तो सारे जो भी उत्तराखंड आंदोलनकारी के लिए गए हैं कांग्रेस के गए हैं। और हम यहाँ आज आकर ये संकल्प है कि हम आने वाले समय में भी जो है कि उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड निर्माण में कांग्रेस अपनी पूरी भूमिका निभाई और उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप कार्य करेगी। इधर देखा वैसे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।